मैं हूं शिप्रा पांडे और आज मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाऊंगी। साइंस हम अपनी डेली लाइफ में सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हर एक एक्टिविटी में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं अपनी डेली लाइफ की ही एक घटना का एग्जाम्पल देकर। मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने आपको दीपावली की पार्टी पर इनवाइट किया, आप वहाँ पर गए, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दिखी, आपने खूब भरपेट खाया। तो मेरा सवाल ये है कि आपने जो भी चीज़ें खाई क्या उन सभी का टेस्ट एक जैसा था? नहीं, क्योंकि अगर सभी चीज़ों का टेस्ट एक जैसा होगा तो सब लोग एक ही टेस्ट की चीज़ें बार बार खाना क्यों पसंद करेंगे? जी हाँ। तो अब मेरा सवाल ये है कि उन सभी चीज़ों का टेस्ट कैसा था? हाँ, कुछ चीज़ें खट्टी थी, कुछ मीठी थी, कुछ कड़वी थी, यानी कि सभी चीज़ों का स्वाद अलग अलग था। अब आप लोग ये बताइए कि उन सभी चीज़ों का स्वाद अलग अलग क्यों था? मतलब कुछ चीज़ें खट्टी थी, कुछ चीज़ें कड़वी थी, कुछ नमकीन थी, ऐसा क्यों? आखिर उनमें ऐसी चीज़ें क्या पाई जाती हैं जो उनका स्वाद खट्टा या कड़वा होता है? ठीक है, तो ठीक है, हम आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं जो कि टेस्ट से ही रिलेटेड है। तो हमारा आज का टॉपिक है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग एसिड के बारे में पढ़ते हैं। एसिड के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग एसिड वर्ड के बारे में जानते हैं। एसिड वर्ड लैटिन भाषा के एसियर शब्द से बना हुआ है। एसियर, ACERE, एसियर इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स सोर, यानी खट्टा। तो हमें एसिड के नाम से ही पता चल गया कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट। अब हम लोग एसिड की और भी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो हो गई कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, जो कि हमें एसिड वर्ड से ही पता चल गया। और सेकेंड प्रॉपर्टी है कि एसिड्स को जब पानी में मिलाया जाता है यानी कि हाइड्रोलाइज किया जाता है तब ये हमें H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक एसिड को हम कंसीडर करते हैं जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl से डिनोट करते हैं। जब इसमें पानी मिलाया जाता है यानी कि हाइड्रोलिसिस की जाती है इसकी, तब ये हमें H+ आयन देता है और Cl- आयन देता है। यहाँ पर H+ आयन दे रहा है मतलब कि HCl एक एसिड है। आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को अपने आप से नहीं करना है, क्योंकि किसी भी एसिड में पानी को डायरेक्टली नहीं मिलाया जाता है, स्टिर किया जाता है। उस स्टिरिंग प्रोसेस से पानी मिलाया जाता है यानी कि धीरे धीरे करके। और अब हम देखते हैं एसिड की तीसरी प्रॉपर्टी को। एसिड की तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है जिसपे कि एसिड या बेस डालने पर उसका कलर चेंज होता है। तो अभी हम इतना ही पढ़ लेते हैं, पॉइंट वाइज लिख लेते हैं कि एसिड डालने पर ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड हो जाता है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। अभी हम लोग अपने आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। तब तक आप लोगों को इतना याद रखना है कि ब्लू लिटमस पेपर को एसिड्स जो होते हैं वो रेड कर देते हैं। अभी तक हम लोगों ने एसिड के बारे में पढ़ा कि एसिड क्या होते हैं, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। अब आइए हम लोग बेसेस के बारे में पढ़ते हैं। बेस क्या होते हैं? बेस को हिंदी में क्षार कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्षार क्या होते हैं। क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी कि बेसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई कि बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। और बेस की दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि ये हाइड्रोलिसिस करने पर हमें OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल
आयन देते हैं हाइड्रोलिसिस करने पर। तो हम लोग एक बेस का एग्जांपल लेते हैं NaOH, जो कि एक बेस है। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोप में, डिटर्जेंट्स में पाया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये हमें Na प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन प्रोडक्ट देगा। OH माइनस आयन ये हाइड्रोक्सिल आयन है। तो ये हो गई बेस की दूसरी प्रॉपर्टी कि हाइड्रोलिसिस करने पर ये हमें OH माइनस आयन देते हैं। अब देख लेते हैं बेसिस की तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि इंडिकेटर से रिलेटेड है। हमने एसिड में इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था, लिटमस के बारे में, कि अगर हमें ब्लू लिटमस पेपर मिला है, हम उस पर एसिड डालते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बेसिस के केस में देखते हैं, यदि हमें रेड लिटमस पेपर मिला है तो हम उस पर बेस डालेंगे तो वो ब्लू टर्न हो जाएगा, यानी कि बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। ये हो गई बेसिस की प्रॉपर्टीज। अब हम लोग आइए देखते हैं एसिड्स तो हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हम लोगों ने विनेगर यानी कि सिरका डेली लाइफ में हम लोग खाते हैं, उसमें पाया जाता है। पालक हो गया, टमाटर हो गया, कर्ड हो गया यानी दही, उन सब चीज़ों में एसिड्स बहुत सारी जगहों पर पाए जाते हैं। और बेसिस का कहाँ कहाँ यूज़ है आइए हम देखते हैं। हम लोग अपने डेली लाइफ में सोप यूज़ करते हैं। ये हो गया एक सोप। ये सोप जो है डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर भी हो सकता है, तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और हम लोग अपने घरों में देखते हैं बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, तो इसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो कि एक बेस है। तो हम लोग एक चीज़ ये भी देख लेते हैं कि बेकिंग सोडा जो है एक बेस है। बेकिंग सोडा तो कॉमन नेम हो गया इस बेस का। अब देख लेते हैं कि उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा, जो कि हम अपने घरों में यूज़ करते हैं बेकरी वाली चीज़ें बनाने के लिए। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब आइए हम इस चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं कि हमारी डेली लाइफ में एसिड्स और बेसिस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आइए देखते हैं। तो पहला हमारा है एसिटिक एसिड, जो कि सिरका में पाया जाता है। दूसरा है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, चींटी के डंक में यानी कि आंट्स स्टिंग। ये है चींटी और इसके डंक में जब ये काटती है तो हमें दर्द होता है, तो उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तीसरा है साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड, ये नींबू और संतरा यानी साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। चौथा है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड पालक और टमाटर में पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड इमली में, अंगूर में, कच्चे आम में पाया जाता है। और मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। अब आइए देखते हैं कुछ बेसिस के बारे में। बेसिस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH, इसका केमिकल फॉर्मूला है चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच को साफ करने के लिए जो केमिकल्स होते हैं जैसे कॉलिन हो गया, और भी केमिकल्स आते हैं, तो उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक साबुन दिखाया था और एक बेकिंग पाउडर की डिब्बी दिखाई थी। तो यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो साबुन में पाया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है MgOH, ये पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी दूधिया मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो होता है एंटासिड होता है, जो कि जब एसिडिटी हो जाती है तो उससे छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर्स हमें डाइजीन एक्सेट्रा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की लेने की सलाह देते हैं। डॉक्टर्स हमें डाइजीन या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेने की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है,
तो उसको बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, अभी आगे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, तो हमें बेस देते हैं जिससे हमारी एसिडिटी ठीक हो जाए। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम लोग को अगर कोई चीज़ ना पता हो कि ये एसिड है या बेस है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे? हर चीज़ को टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है और ये हार्मफुल भी हो सकता है कि हम लोग बिना जाने किसी भी चीज़ को टेस्ट कर सकें। तो एसिडिक या बेसिक नेचर किसी भी सब्सटेंस का पता लगाने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स को हिंदी में सूचक कहा जाता है। इंडिकेटर्स भी दो टाइप के होते हैं। पहले हुए नेचुरल और दूसरे आर्टिफिशियल। नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या क्या आएंगे? टर्मरिक हो गया, चाइना रोज यानी कि वही जो हम लोग गुड़हल का फूल देखते हैं, और तीसरा हो गया लिटमस। लिटमस भी एक नेचुरल इंडिकेटर है क्योंकि ये लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। और दूसरा है आर्टिफिशियल टाइप ऑफ इंडिकेटर, जिसमें कि आता है फिनोप्थेलिन। ये हो गए टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। अब हम लोग एक एक करके सारे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और पहले हम पढ़ते हैं लाइकेन के बारे में, लाइकेन से प्राप्त होने वाले लिटमस के बारे में। लिटमस इज एन नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये लाइकेन नामक पौधे से मिलता है। लाइकेन नामक पौधे से ये हमें प्राप्त होता है और इसके स्ट्रिप्स भी आती हैं और ये लिक्विड फॉर्म में भी हमें अवेलेबल होता है। ठीक है, कुछ ऐसी स्ट्रिप्स होती हैं इसकी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। ये रेड और ब्लू कलर्स में अवेलेबल होती हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इस इंडिकेटर से एसिड का हम पता कैसे लगा सकते हैं। अगर रेड लिटमस पेपर या रेड लिटमस सॉल्यूशन हमारे पास है, अगर हमारे पास रेड लिटमस है और इस पे हम बेस डाल देते हैं, प्लस बेस, अगर हम रेड लिटमस पर बेस डाल देते हैं, देन ये रेड लिटमस जो है ये ब्लू टर्न हो जाएगा। और अगर ये रेड की जगह हमारे पास ब्लू लिटमस हो और उस पर बेस डालेंगे तो ब्लू लिटमस जो रहेगा वो ब्लू ही रहेगा। और दूसरा देखते हैं, अगर हमारे पास ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस की स्ट्रिप है या फिर सॉल्यूशन है, ब्लू लिटमस है, इस पर हम एसिड डाल देते हैं तो ये जो ब्लू लिटमस है ये रेड टर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर इस ब्लू लिटमस की जगह रेड लिटमस होता और इस पर एसिड डालते तब इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये रेड लिटमस होता तो ये रेड ही रहता जब एसिड डालते तो। अब हम दूसरे नेचुरल इंडिकेटर के रूप में टर्मरिक को देखते हैं। टर्मरिक जो कि डेली यूज़ होता है खाना बनाने में, इजीली अवेलेबल हो सकता है अगर हमें किसी एसिड या बेस की पहचान करनी हो। तो आप लोग एक घटना को याद कीजिए, अगर आप किसी इनविटेशन में गए हो और आपने अपने ऊपर कपड़े पर सब्जी गिरा ली हो, तो जब आप घर आते हैं आपकी मम्मी उसे धुलती हैं, जब उस पर जैसे ही सोप अप्लाई करती हैं उस कपड़े पर, उस जगह पर जहाँ सब्जी गिरी हुई है, तो वो जगह जो है वो रेड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो साबुन होता है वो एक बेस होता है, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। उस पर जब भी हम ये टर्मरिक इंडिकेटर डालते हैं तब उसका कलर रेड हो जाता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जब टर्मरिक में जब बेस डाला जाता है तब इसका कलर रेड हो जाता है। इसी तरह अगर टर्मरिक में एसिड डाला जाता है तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट। इसलिए दाग को साफ करने के लिए आप लोग देखते होंगे कि खट्टी चीज़ों का यूज़ किया जाता है जिससे कपड़े के दाग साफ हो जाएं। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरे नेचुरल इंडिकेटर के रूप में चाइना रोज के बारे में। चाइना रोज यानी गुड़हल। गुड़हल के रसों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये इंडिकेटर। तो कैसे ये शो करता है अपना इफेक्ट एसिड और बेसिस के मिलाने पर, आइए देखते हैं। चाइना रोज में जब एसिड डाला जाता है तब इसका कलर मैजेंटा यानी कि डार्क पिंक कलर देता है ये हमें। चाइना रोज में जब एसिड को मिलाया जाता है तब ये हमें डार्क पिंक यानी मैजेंटा कलर देता है। अगर चाइना रोज का जो एक्सट्रैक्टेड सॉल्यूशन है उसमें जब हम लोग बेस को डालते हैं तब हमें डार्क ग्रीन कलर मिलता है। तो इस तरह से चाइना रोज जो है एसिड के साथ मैजेंटा कलर और बेस के साथ डार्क ग्रीन कलर देता है। अभी तक हम लोगों ने 3 नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। अब आइए हम लोग आर्टिफिशियल इंडिकेटर के रूप में फेनोल्फ्थेलीन के बारे में पढ़ते हैं। फेनोल्फ्थेलीन के बारे में पढ़ते हैं। फेनोल्फ्थेलीन जो होता है जब इसमें हम एसिड मिलाते हैं तब ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। लेकिन जब इस फेनोल्फ्थेलीन में हम लोग बेस को मिलाते हैं तब इसका कलर डार्क पिंक हो जाता है। तो हमने देखा कि फेनोल्फ्थेलीन एज ए नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल इंडिकेटर के रूप में एसिड में जब मिलाया जाता है तो कलरलेस सॉल्यूशन होता है और जब बेस में मिलाया जाता है तब ये एक डार्क पिंक कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। हम लोगों ने पढ़ लिया एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में और उनको कैसे डिस्टिंग्विश करना है इंडिकेटर्स के बारे में। अब अगर हम ये कहें कि हम एक एसिड और बेस को मिला दें तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा। तो हमारा अगला पॉइंट है इसी से रिलेटेड कि जब एक एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, एसिड और बेस को हम मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो इसका आंसर होगा कि जब हम एसिड और बेस को मिला देते हैं तब हमें एक सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट और उसके साथ वाटर बाहर निकल जाता है।
अब ये सोचने वाली बात है कि एसिड को मिलाया और बेस को मिलाया तो इस सॉल्ट का टेस्ट कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा। तो इसका नेचर, सॉल्ट का नेचर न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन्स ये ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। तो इस ओवरऑल इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऐसा प्रोडक्ट हमें मिल रहा है जो कि न्यूट्रल है, ना तो ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है। अब हम लोगों को इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बहुत सारी एप्लीकेशंस अपने डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब हम कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं, हमें एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी का मतलब हमारे स्टमक में जो HCl होता है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो उसे बैलेंस करने के लिए यानी न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, हमें एंटासिड लेना पड़ता है, लाइक डायजीन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पेट में जो एसिड है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और हम इससे एसिडिटी से बचने के लिए हम क्या ले रहे हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैंने आप लोगों को चार्ट में दिखाया था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं MgOH। जब हमें एसिडिटी हुई है, HCl ज़्यादा हो गया हमारे पेट में, हमने इससे छुटकारा पाने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH लिया, तब हमारे पेट में कुछ ऐसी रिएक्शन होती है, MgCl2 प्लस H2O। जब हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाया या डायजीन पिया तो उसमें पेट में जाने के बाद क्या होता है, ये हमें प्रोडक्ट ये पेट में हमारे बन जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक क्या है, सॉल्ट है। और सॉल्ट कैसे होते हैं, न्यूट्रल। तो हमारे पेट की जो हाइपर एसिडिटी थी वो अब न्यूट्रल हो चुकी है, यानी कि हमारा डाइजेशन अब सही से हो सकेगा। जब हमें कभी भी चींटी काट लेती है या मधुमक्खी काट लेती है और हमारे पास यूजुअली घर में कोई दवा ना हो तो हम क्या करते हैं, हम उस पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा रब कर लेते हैं तो दर्द सही हो जाता है। उसके पीछे भी यह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोसेस होता है। इसे हम लोग समझते हैं। जब चींटी काटती है तो उसके डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में हुआ और उस पर हमने अप्लाई कर दिया बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला था NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब हमने फॉर्मिक एसिड, हमें चींटी काटी, उस पर हमने बेकिंग सोडा को रब कर दिया, तब यहाँ पे सॉल्ट बन जाता है प्लस वाटर। तो यहाँ पर इस चींटी के काटने से जो दर्द हो रहा था, जब उस पर हमने बेस अप्लाई कर दिया तब सॉल्ट बन गया जो कि न्यूट्रल हो गया। उस एसिड की वजह से ही हमें दर्द हो रहा था, तो जब वो सॉल्ट बन गया, न्यूट्रल हो गया, ना एसिडिक है ना बेसिक है, तब हमारा दर्द सही हो जाता है। हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब अगर हमें पता करना हो कि कोई भी एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस ज़्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है, ज़्यादा बेसिक है या कम बेसिक है, तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। क्या इसकी कोई स्केल होती है, जिस तरह से भूकंप को मापने के लिए रिक्टर स्केल, स्पीड को मापने के लिए स्पीडोमीटर, उसी तरह से पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि कौन सा एसिड ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा बेस ज़्यादा बेसिक है या कम बेसिक है, इसको पता करने के लिए एक ऐसी स्केल होती है जिसे हम pH स्केल कहते हैं। pH स्केल ऐसे लिखा जाता है, इसे pH स्केल, यानी कि pH का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल। पावर ऑफ हाइड्रोजन से ही पता लगता है कि कौन से एसिड में ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा बेस ज़्यादा बेसिक है।
तो हम लोग देखते हैं इस पीएच स्केल के बारे में। इस पीएच स्केल पर 0 से लेकर 1 से लेकर 14 तक ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं। सबसे इधर 1 होता है और इस साइड में 14 होता है दूसरे किनारे पर, और बीच में यहाँ पर एकदम मिड में 7 होता है। यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद इधर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। तो इधर वाले जो सब्सटेंसेस होंगे वो एसिडिक होंगे और इधर जिनका नंबर आएगा वो बेसिक सब्सटेंसेस होंगे। और एसिडिक और बेसिक में भी जिनके नंबर्स 1, 2, 3 तक आएंगे वो होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और जिनके नंबर्स यहाँ पर 4 से लेकर 6 तक आएंगे, 4, 5, 6 तक आएंगे, वो होंगे वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स 1, 2, 3 जिनका पीएच नंबर आएगा वो होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और जिनका पीएच नंबर आएगा 4 to 6 वो होंगे वीक एसिड्स। वीक एसिड्स लाइक कार्बोनिक एसिड जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है, एसिटिक एसिड जो कि सिरका होता है, तो ये हो गया वीक एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे जैसे कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, ये सब हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और ये जो बीच में 7 है ये पॉइंट होता है जिनका ये पीएच नंबर आएगा 7, ये होंगे न्यूट्रल सब्सटेंसेस। न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल में क्या क्या आएंगे, न्यूट्रल में आएंगे हमारे सॉल्ट्स आएंगे और डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर मीन्स ऐसे वाटर जिसमें कि कोई मिनरल्स ना हो, तो वो हो जाएगा न्यूट्रल, उसका पीएच नंबर 7 आएगा। अब इस साइड हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इस साइड वाले जितने भी नंबर जिनका भी बेसिक नेचर होगा उनका पीएच नंबर 8 से लेकर 14 तक आएगा। तो इस डायरेक्शन में बेसिसिटी बढ़ती जाती है। तो यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो जिनका पीएच नंबर 8 से लेकर 10 तक आता है वो होते हैं वीक बेसिस। वीक बेसिस। और जिनका पीएच नंबर 11 से लेकर 14 तक होता है वो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी भी एसिड या बेसिक सब्सटेंस की पावर कि वो किस एक्सटेंट तक एसिडिक है या बेसिक है उसे हम पता कर सकते हैं। अब मैं अपनी बातों को समराइज करती हूँ कि अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया आप लोगों को। सबसे पहले मैंने बताया एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में बताया और सॉल्ट्स के बारे में बताया। फिर उसके बाद मैंने बताया था इंडिकेटर्स के बारे में, फिर उसके बाद मैंने बताया कि सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं इसे। और चौथा पॉइंट मैंने बताया आप लोगों को पीएच स्केल के बारे में। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? सिवी आप बताइए। फॉर्मिक एसिड, यस, गुड। दूसरा क्वेश्चन है कि सॉल्ट फॉर्मेशन किस रिएक्शन द्वारा होता है? सॉल्ट जो बनता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? साक्षी आप बताइए।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यस, गुड। तो अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे देती हूँ कुछ, कल मैं चेक करूँगी। पहला क्वेश्चन है, नोट करिए आप लोग, बोल रही हूँ मैं। एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ को लिखिए, यानी अम्ल और क्षार के गुणों को बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, चींटी के डंक, बेकिंग सोडा, अंगूर, इन तीनों में कौन से एसिड या बेस उपस्थित हैं, उनके नाम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, चाइना रोज एसिड और बेसिस के साथ कैसा कलर देता है, उसको बताइए। चौथा क्वेश्चन है, लिटमस पेपर हमें कौन से पौधे से प्राप्त होता है और ये एसिड और बेसिस के साथ कैसा कलर देता है। ओके क्लास, thanks for watching. Please like and subscribe our channel. Thank you.